अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एडवोकेट मोहम्मद बिलाल सईद आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, हम में से हर शख्स ही तकरीबन या तो मालिक है या तो वो किराएदार है। नाज़रीन, इस मसले के अंदर सबसे बड़ी वजह प्रोफेशनल कंसल्टेशन ना लेना है। हम थोड़े से पैसे बचाकर अपना बड़ा नुकसान कर लेते हैं। नाज़रीन, आजकल मार्केट में एक फ्रॉड बहुत आम होता चला जा रहा है, जिसको मैं बीइंग प्रोफेशनल लॉयर आए दिन देखता चला जा रहा हूं। और ये जो फ्रॉड है, मैं समझता हूं इसके बारे में पता होना हर शख्स को जरूरी है। हर शख्स इस फ्रॉड के बारे में अपनी आगाही ले ताकि हम इस फ्रॉड से बच सकें। टॉपिक पसंद आए वीडियो देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाजमी शेयर कीजिएगा। नाज़रीन, इस फ्रॉड के अंदर लोग अपनी मलकीती जायदाद को फरोख्त करते हैं, जो मकान हो सकता है या दुकान हो सकती है। वो किसी एक ऐसे मासूम बंदे को फरोख्त करते हैं जो उनको अंदाजा होता है कि यार ये बंदा हमारी बातों में आ जाएगा, और फरोख्त करने के बाद मैक्सिमम पेमेंट उनसे अपने जो बयाना होता है उसी में निकलवा लेते हैं। जब पेमेंट आ जाती है और उनसे महीने का टाइम ले लेते हैं, 2 महीने का टाइम ले लेते हैं, या ऊपर नीचे टाइम ले लेते हैं कि हम इतने महीनों बाद ये जगह खाली कर देंगे और आप हमें बकाया पेमेंट कर देना। और जैसे ही वो पेमेंट करता है, बयाने की पेमेंट करता है, और 2 से 3 महीने जो स्टिपुलेटेड टाइम होता है, जब वो पूरा हो जाता है तो साथ ही वो कहते हैं कि जी हमारी मजबूरी बन गई, हमारा घर बन रहा है या हमारी दुकान दोबारा रेनोवेट हो रही है, हमारा ये हो रहा है वो हो रहा है। बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि हमारा डीएचए में घर बन रहा है, हमारा प्लाजा तैयार हो रहा है। ऐसे बड़ी कोई बात करेंगे जिसमें वो बंदा बेचारा जिसकी जिंदगी कुल जमा पूंजी उसने लेनी होती है, वो बेचारा मासूमियत के साथ कहता है ठीक है जी आप थोड़ा सा टाइम और ले लें, और उससे कहता है कि जी हमें मजीद मोहलत दी जाए। अब वो मजीद मोहलत हासिल करता रहता है, फिर उसको कहता है कि बस मेरा घर या मेरी फैक्ट्री या मेरा जो भी मेरी जायदाद है वो फिनिशिंग में है, मेरे पास तो पैसे खत्म हो गए, मैं यहां से कैसे निकलूंगा, आप एक काम करें मुझे मजीद पेमेंट दे दें। वो पहले ही उसे एक अच्छी खासी रकम वसूल कर चुका होता है और इस तरह तकरीबन 85 to 90% पेमेंट उससे ले लेता है। और जैसे ही वो 85 to 90% पेमेंट उससे हासिल कर लेता है तो उसके बाद वो बेचारा बंदा जो एक मासूम शख्स होता है, उसके घर में नोटिस आ जाता है कि आप अदालत में पेश हों। इतने में वो शख्स आपका बयाने को इस्तेमाल करते हुए किसी अदालत में जाकर आपकी जो प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर स्टे ले लेता है, और आपको अदालत मदऊ कर लेती है कि आप अदालत में आके जवाब दें। और जब आप इस मामले में आप जब किसी अदालत में जाकर अपना बयान देते हैं तो आपकी हैसियत एक मालिक की नहीं होती, क्योंकि आपने सिर्फ एक एग्रीमेंट किया होता है, और पैसे ले लेने के बावजूद उसकी वैल्यू एक किराएदार की नहीं होती, वो एक मालिक की हैसियत रख रहा होता है, क्योंकि ऑनरशिप डॉक्यूमेंट सारे उसके नाम पे बोल रहे होते हैं। उसके बाद आप जब अदालत में जाते हैं कि ये बंदा मेरे से बकाया पैसे ले और मेरी जान छोड़े, तो उसने चूंकि 90% 85% पेमेंट वसूल कर ली होती है और उसने अपना गुजारा चला लिया होता है, तो उसको कोई जरूरत नहीं है कि वो आपके जो 10% पेमेंट है उसको दे। वो उसको लिंगर ऑन करता है और साला साल उस प्रॉपर्टी में बगैर कोई किराया अदा किए उस प्रॉपर्टी में बैठा रहता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यार ये तो पैसे वसूल कर चुका, अदालत इसको रिलीफ किस तरह दे सकती है? तो मेरे भाई, ये एक आम किराएदार नहीं है, ये उस प्रॉपर्टी के अंदर रह रहा है, मलकीती कागजात तमाम उसके नाम पे बोल रहे हैं। उसके बाद तमाम बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन, गैस कनेक्शन उसके नाम पे बोल रहे हैं, एक्साइज के अंदर रिकॉर्ड उसके नाम पे बोल रहा है, हर किस्म की जो मलकीती दस्तावेज हैं उसमें उसका नाम बोल रहा है। और उसके बाद जो मोहल्लेदार हैं वो सारे उसको जानते हैं, उसका कब्जा 10 साल से है, 15 साल से है, 20 साल से या 50 साल से है। उसकी पोजेशन एक आम किराएदार की नहीं है जिसके खिलाफ आप रेंट ट्राइब्यूनल पे गए और आपने जाके फौरी तौर पे रिलीफ ले लिया, 5 माह 6 माह में आपने उसको खाली करवा लिया। नहीं मेरे भाई, वो जगह आपको खाली कराने में आपकी अगली नस्ल भी लग जाती है, और वो जगह पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के कानून के मुताबिक वो नहीं खाली होती, क्योंकि वो बंदा तो पहले ही बेईमान था और आप पहले ही एक मासूम शख्स थे। तो उसने बीच में कुछ ऐसी लिखत में जो लिखाई पढ़ाई है उसके अंदर कोई ऐसे लकूने भी रख लिए होते हैं जो आपको एक जनरल आई में नजर नहीं आते, आप या इत्मीनान में आप उसको फोकस नहीं करते, और आप बीच में एक दो गलतियां भी कर बैठे होते हैं इस दौरान,
या गलती करें ना करें, तो सर ऐसे शख्स जो मालिक था अपनी प्रॉपर्टी का, उसको आपने किराए पे जगह दे दी, उसको रहने के लिए रिलीफ दे दिया, ऐसा काम आप कभी नहीं करेंगे। आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि अब हम क्या करें। तो नाज़रीन, सादा सा असूल है, जब भी कोई प्रॉपर्टी परचेज करें तो उसकी जो एक मार्केट में एक आवाज है कि 1/3 आपने बयाना करना है, तो 1/3 से ज्यादा आपने बयाना नहीं करना। अगर आप 1/3 से ज्यादा पेमेंट करते हैं तो उस सूरत में आप करेंगे कि जब आप उससे पोजेशन ले लेंगे, ट्रांसफर ले लेंगे, तब आप उसको बकिया पेमेंट करेंगे। इन केस वो बंदा कहता है कि नहीं यार, मैं आपको फला मजबूरी के तहत, ये नहीं, कोई भी मजबूरी हो सकती है, इसमें हजारों सैकड़ों रीजंस हैं, नहीं दे सकता और आप मुझे ये पेमेंट नहीं देंगे तो मेरा काम नहीं होगा, या आपने डील के अंदर ही ये बात तय कर ली थी कि मैं आपको इतने परसेंट 80 to 90% पेमेंट दे दूंगा, तो मेरे भाई आपने फिर करना यह है कि आपने उससे पोजीशन ले लेनी है। कम से कम उसके पास प्रॉपर्टी की पोजीशन नहीं रहनी चाहिए। जब आप उसको एक इतनी ज्यादा पेमेंट दे रहे हैं तो आपने उससे प्रॉपर्टी की जो पोजीशन है वो आपने उससे ले लेनी है। जब आप उससे पोजीशन ले लेंगे तो फिर आप और वो, आप दोनों का इंटरेस्ट सेम लेवल पे आ जाएगा। आपको उससे 10-20% पेमेंट देके ट्रांसफर लेनी है और उसको जो है 10-20% पेमेंट चाहिए ट्रांसफर दे के। अब अगर आप दोनों में से कोई बंदा भी लेतो लाल करता है तो उन दोनों को बराबरी पे नुकसान है। अगर आप उसकी पेमेंट नहीं देते तो वो कल को कहेगा कि आपने मुझे इतनी पेमेंट नहीं दी, अब आपने इतना डिले किया, लिहाजा आप मुझे इतना फाइन पे करें। इसी तरह आप उसकी पेमेंट पे करते हैं, वो ट्रांसफर नहीं देता, तो भाई उसकी जो पेमेंट आपके पास 10-15% 20% पेमेंट आपके पास है, वो आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जितना दिल चाहे इस्तेमाल करें। कल को उसको अगर पेमेंट चाहिए तो उसको ट्रांसफर तो करनी पड़ेगी। और इसी तरह अगर आपको अपनी 80% पेमेंट क्लियर करवानी है तो आपको पेमेंट तो देनी पड़ेगी। अब यहां पर आप दोनों के इंटरेस्ट हो गए हैं बिल्कुल बराबर। जब आप उसको बिल्कुल पेमेंट दे देते हैं और उसको अपनी जगह से बाहर भी नहीं निकालते तो ये आपके लिए वबाल जान बन जाता है। लिहाजा कभी भी जब किसी से प्रॉपर्टी परचेज करें तो ये अमूमी तौर पे 3 माह 2 माह 1.5 माह का टाइम चलता है मार्केट में, क्योंकि अगले ने अपना घर खाली करना होता है, अगले घर में शिफ्टिंग करनी होती है, तो उसको एक टाइम पीरियड चाहिए होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको 1/3 बयाना करें, वो अपना काम अपना सारा कुछ सीधा करें, जैसे जो सीधा हो जाए आप उसको पेमेंट करें, पोजेशन लें और डॉक्यूमेंटेशन अपने नाम पे करवा के उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करवा लें। अगर आप ऐसा काम नहीं करते तो फिर मैं या कोई बंदा आपकी प्रॉपर्टी बाजियाब नहीं करवा सकता। फिर इस पाकिस्तान के कानून के मुताबिक एक मुर्दे को जिंदा करने के मुतरादिफ है। आप चलेंगे, आपकी औलाद जाकर पूरी जिंदगी अगर वो भी लगा देगी इस प्रॉपर्टी के पीछे, तब जाके वो इस प्रॉपर्टी को शायद क्लियर करवा सके। हर बंदे का इतना स्टेमिना नहीं होता। लेकिन जब भी आप मकान खरीदेंगे तो आप सबसे पहले उसका कब्जा हासिल करेंगे। कब्जा हासिल कर लेने के बाद उसके तमाम तर कनेक्शंस, उसके तमाम तर मीटर्स अपने नाम पर करवाएंगे, बिजली पानी गैस वगैरह वगैरह, उसके टेलीफोन के बिल्स, तमाम चीजें अपने नाम करवाने के बाद आप आगे किसी फर्दर पार्टी को आप रेंट पे दे सकते हैं या उस बंदे को भी दे सकते हैं जो पहले रह रहा था। लेकिन एक दफा आपने पोजीशन अपने कंट्रोल में कर लेकर ट्रांसफर करवा ली, अब आप उसको भी किराए पे दे सकते हैं। ठीक है, तमाम चीजें अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लेने के बाद उसका शनाख्ती कार्ड, उसका किराया नामा वो लेकर आप मुतलका सोसाइटी में इंदराज करवाएं और मुतलका थाने में भी इंदराज करवाएं। ये तमाम एहतियाती तदाबीर के बावजूद अगर वो बंदा बेईमान होता है या आपको तंग करता है तो बंदा नाचीज आपकी खिदमत में हाजिर है। अंदर में 6 माह आपको आपकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, मैं नहीं तो कहीं से भी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसा काम नहीं करते और आप वही गलती करते हैं जो फ्रॉड मैंने डिस्कस किया है, तो मेरे भाई फिर आपका और हमारा अल्लाह हाफिज तो है ही है। तो लिहाजा आपको वीडियो बनाने का मकसद आपको आगाह करना था और आपको इस फ्रॉड के बारे में बताना था। आप खुद भी और अपने जानने वालों को भी इस वीडियो से आगाही दें और वीडियो पसंद आए तो उसको लाजमी शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।